सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप मुझे देख रहे हैं, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस न्यू चैनल. सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 17. और ये सेकंड चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आज हम इसे कवर करेंगे. सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, and next we are going to cover up with the respiratory organs, जो कि थोड़ा एनिमल किंगडम से भी रिलेटेड है. इसके बाद हम चलेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एंड द नेक्स्ट वी गोइंग टू कवर विथ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है केमिस्ट्री मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 को हम कवर करेंगे. और सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है इसका वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. और जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे डिसऑर्डर्स. तो इस वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा NCERT से कवर करेंगे. और फ्रेंड्स, आपने अपनी NCERT अपने साथ लेकर बैठनी है, जिससे और क्लैरिटी हो, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मार्क करते जाइए जो आपको लग रहे हों. और जो भी आपको समझ में ना आए वो आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन पे डालें. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इंट्रोडक्शन. As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. जैसे कि आपको पहले ही पता है, ऑक्सीजन जो कि ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली लेता है, इनडायरेक्टली यूज में लेता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ, तोड़ने में सिंपल मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि हो गए ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा. क्यों तोड़ने में? क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिल सके, टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, और हम वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस. सबसे पहली बात है तो कैटाबॉलिक का मतलब पता होना चाहिए. कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसका अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म. और कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एसोसिएशन दिखा रहे हैं, दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म. तो आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हार्मफुल गैस है, ठीक है, जो रिलीज होती है कैटाबॉलिज्म के टाइम. मतलब कोई भी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट. इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली हमारे सेल्स को मिलती रहनी चाहिए, और जो हमारे सेल्स CO2 बना रहे हैं वो बाहर रिलीज होनी चाहिए. This process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration. तो इस प्रोसेस का मतलब है जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि CO2 को हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग, और इसे कॉमनली हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट. अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट करके समझाना चाह रहा है कि आप अपना जो हैंड है वो अपने चेस्ट के ऊपर रखें. यू कैन फील द चेस्ट मूव अप एंड डाउन, और आप उसमें फील करेंगे कि आपका चेस्ट ऊपर और नीचे हो रहा है. यू कैन फील इट. यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग. आपको पता है ये किस लिए हो रहा है? इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग. हाउ डू वी ब्रीथ? अभी हम NCERT आपसे क्वेश्चन पूछती है कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. अब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और उसका जो मैकेनिज्म है वो आगे इधर पे डिस्क्राइब्ड है. तो हम चैप्टर के आगे सेक्शन में हम इसे पढ़ेंगे. तो
अब सबसे पहला आ जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को आप एनिमल किंगडम से भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको सिंपल हो जाएगा। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड का है, डिपेंडिंग उनका हैबिटेट क्या है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। क्या वो सेल्यूलर लेवल के हैं, टिश्यू लेवल के हैं, ऑर्गन लेवल के हैं या ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं। दिस इज नोन एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, ओके, जैसे कि स्पंजेस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा, एक्सचेंज ऑक्सीजन with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। ये सारे जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं ये अपना ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, ठीक है, उनके एंटायर बॉडी सर्फेसिस के थ्रू। अब जैसे कि अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को ही ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अब जो अर्थवर्म है उसकी स्किन मॉइस्ट है, तो मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है, और इंसेक्ट्स के पास होते हैं कुछ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, जैसे कि हमने कॉकरोच में पढ़ रखा है, ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स जिन्हें बोलते हैं, जहां से एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर जाती है और जो CO2 रिच एयर है वो बॉडी के बाहर आती है। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। अब जो स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे गिल्स हैं, जो भी रेस्पिरेशन गिल्स से होता है उन्हें हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कास, whereas vascularized bag called lungs। vascularized bags को हम lungs बोलते हैं। ये बहुत सारे ही एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कास के द्वारा यूज किए जाते हैं। जो भी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अमंग वर्टिब्रेट्स, अब जो वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि फिशेस हैं यूज गिल्स, वेराज एम्फीबियंस, रेप्टाइल और बर्ड्स, और जो एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स हैं एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। ये सारे लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आपका क्वेश्चन आ सकता है अमंग वर्टिब्रेट फिश क्या यूज करती है और एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स क्या यूज करते हैं, तो उसका आंसर होगा गिल्स एंड लंग्स, ठीक है। ऐसे ही आप अपने खुद के क्वेश्चंस बना सकते हैं एनसीईआरटी रीड करते टाइम। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जैसे कि एम्फीबियंस है फ्रॉग का आपने देखा होगा वो लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है। जब वाटर पे रहता है तब वो कैसे सरवाइव करता है और लैंड पे रहता है तब कैसे वो सरवाइव करता है, ये तो आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। पर अभी हम यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली। तो जब वो लैंड पे रहता है तो वो किस तरह रेस्पायर करता है, थ्रू लंग्स, ओके, ही हैज लंग्स। उसके पास लंग्स होते हैं जिससे वो टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे रेस्पायर कर सकता है। बट व्हाट अबाउट इन वाटर, वो अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करता है। जो भी मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। अब हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो हमारे नाक के बाहर के 2 होल्स होते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स बोलते हैं।
ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप, जो कि अपर लिप के जस्ट ऊपर होते हैं. इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर, और ये अंदर की तरफ लीड करते हैं नेजल चैम्बर को थ्रू द नेजल पैसेज के थ्रू. ठीक है. द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स. अब ये अंदर जाके नेजल चैम्बर फेरिंग्स में ओपन होता है. अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड और एयर. हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा था कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया. अब हमने पढ़ा था कि एक होता है ईसोफेगस का पोर्शन और एक होता है ट्रेकिया का पोर्शन. ट्रेकिया का ओपनिंग को हमने ग्लोटिस बोला था और उसकी फ्लैप को एपिग्लोटिस बोला था, जो कि उसे कवर करके रखता है. अब जो ट्रेकिया का ग्लोटिस रीजन है उसके जस्ट नीचे एक पोर्शन होता है दैट इज नोन एज लेरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस box which help in sound production and hence called the sound box. ठीक है. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called the epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. अब देखो यही चीज हमने डाइजेशन में भी पढ़ी थी कि जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज ग्लॉटिस, और ये एक कार्टिलेजिनस इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर होती है दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस, जो कि खाने की एंट्री को प्रिवेंट करता है लेरिंग्स में. ना ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लेरिंग्स. ठीक है. ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब extend up to the mid thoracic cavity. अब ट्रेकिया जो मिड thoracic cavity तक एक्सटेंड करती है, फिर वहां से वो विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra, जो कि डिवाइड कर जाती है फिफ्थ thoracic vertebra पे. ये एक क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर. vertebra into a right and a left primary bronchi, और ये लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है. Each bronchi undergo repeated divisions to form the secondary and the tertiary bronchi and bronchioles and up to a very thin terminal bronchioles. ठीक है. अब हम कहाँ आए थे? हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज के बाद हमने पढ़ा नेजल चैम्बर कहाँ ओपन हुआ? फेरिंग्स में. फेरिंग्स ओपन्स इनटू द लेरिंग्स ओपन इनटू द ट्रेकिया is divided in the fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi, and the primary bronchi undergo repeated division secondary and tertiary bronchi. tertiary bronchi के बाद बने initial bronchioles and at last very thin terminal bronchioles. ठीक है. The trachea, primary, secondary and the tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. अब यहाँ पे बोल रहा है जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाइज हैं और जो इनिशियल के ब्रोंक्यूल्स हैं वही सिर्फ सपोर्टेड होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से. ठीक है. ये भी क्वेश्चन बन सकता है. ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल, अब जो हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल है इट गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli. ठीक है. अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं ये किसको बनाते हैं? बहुत ही छोटे, बहुत ही पतले, इरेगुलर वॉल वाले, वेस्कुलराइज्ड मतलब वेसल्स होते हैं उनमें, बैग लाइक का स्ट्रक्चर जिन्हें हम एल्वेलाई बोलते हैं. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs. ठीक है. जो ब्रांचेस है, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं और एल्वेलाई है, इन सबको मिला के हम लंग्स बोलते हैं. मतलब ये उसका पूरा पार्ट बनाते हैं लंग्स का. We have 2 lungs. हमारे 2 लंग्स हैं which are covered by a double layer pleura, जो कि कवर है डबल लेयर प्लूरा से, with
प्लूरल फ्लूइड, जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है बिटवीन दैम। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कोई भी हमें धक्का देता है तो हमारे लंग्स को हार्म ना पहुंचे, वो जो प्लूरल फ्लूइड है वो जो शॉक है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे लंग्स तक कोई मतलब फ्रिक्शन नहीं पहुंचने देता। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। ठीक है, अब यहाँ ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक लंग का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अब लंग के डायग्राम में इसकी जस्ट पीछे क्या होगी, ईसोफेगस होगी। हम सामने वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये जो हम छोटा सा ये उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, दिस इज एपिग्लॉटिस। ठीक है, एक समझ लो ग्लॉटिस का ढक्कन है। ठीक है, एक उसकी कवरिंग है जो कि फूड की एंट्री को प्रिवेंट करती है लेरिंग्स में जाने से। दिस इज लेरिंग्स विच इज वॉइस बॉक्स। ये ट्रेकिया है हमारा, जो कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट और राइट लंग्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो ब्रोंकाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वेलाई। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बता रखा है, आपने ये लेबलिंग बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। ब्रोंकस ये है कट एंड ऑफ रिब्स। ये चेन लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये आपकी रिब्स हैं और ये हमारे लंग्स है। नीचे ये डोम शेप का क्या दिख रहा है, दिस इज डायफ्राम और ये बीच में हार्ट है। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है अप टू द टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई तक। ठीक है, हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट किया टर्मिनल ब्रोंकाई तक, इट इज नोन एज कंडक्टिंग पार्ट, whereas the alveoli and their duct forms the respiratory or exchange part of the respiratory system। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सचेंज पार्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोल सकते हैं या तो एक्सचेंज पार्ट बोल सकते हैं। एल्वेलाई से और उसके डक्ट को मिला के बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, द कंडक्टिंग पार्ट transports the atmospheric air to the alveoli, clearing it from foreign particles, humidifies and also brings the air to the body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and the atmospheric air। इसमें क्या कह रहा है, जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई में, और वो जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर को बॉडी टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में लेकर आता है। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल साइट मतलब एक्चुअल यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, मतलब एक्चुअल एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच। ठीक है, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber। अब लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है, लंग्स आर सिचुएटेड इन द thoracic chamber, ये thoracic chamber में सिचुएटेड है। एनाटॉमिकली मतलब अंदर की एनाटॉमी के हिसाब से ये एयर टाइट चैम्बर में प्रेजेंट है। ठीक है, द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, on the lower side by the dome shape diaphragm। अब इसकी ये पढ़ो, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जो thoracic chamber है उसका बेसिकली वो कैसे बना हुआ है ये बता रहा है। डॉर्सली का मतलब पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम से बना हुआ है। ठीक है,
आगे से वेंट्रली का मतलब आगे से ये स्टर्नम से बना हुआ है, और लैटरली मतलब साइड वाइज, साइड से ये रिब्स से कनेक्टेड है, और नीचे से ये डोम शेप का डायफ्राम है उससे बना हुआ है। तो ये एक केज जैसा स्ट्रक्चर हो गया। ओके, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग इन द thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity। अब देखो, जो एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा बनाया गया है thoracic cavity में कि जो वॉल्यूम है वो चेंज हो सकती है किसी भी हिसाब से। मतलब कैविटी इस तरीके से है कि उसमें चेंजेस देख सकते हैं, और जो रिफ्लेक्शन है वॉल्यूम का चेंज का वो लंग्स पे दिखता है और थोरैसिक चैम्बर पे भी दिखता है। वो हम आगे देखेंगे कैसे दिखता है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ये सब चेंजेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ब्रीदिंग के लिए। जैसे कि ये डायरेक्टली मतलब उसमें नहीं, डायरेक्टली ये पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते गैसेस के एक्सचेंज में, बट दीज थिंग्स इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द ब्रीदिंग। ओके, अब हम यहाँ पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। रेस्पायरेशन के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। अब breathing, सबसे पहला तो breathing ही होगी। pulmonary ventilation मतलब आप एटमॉस्फेरिक एयर अंदर लोगे और जो CO2 रिच एयर है उसे बाहर निकालोगे। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूजन, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है एल्वेलर साइड पे, जिसे हमने यहाँ पे अभी बोला था क्या? एक्सचेंजिंग पार्ट। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है ऑक्सीजन रिच एयर एल्वेलर की मेम्ब्रेन के अंदर जाती है और CO2 रिच एयर ब्लड से एल्वेलर सरफेस पे आ जाती है। ठीक है, ये है सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब ब्लड के द्वारा क्या होता है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। फोर्थ पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का बिटवीन ब्लड और टिश्यूज। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। सेलुलर रेस्पिरेशन एज डेल्ट इन द चैप्टर 14। ये यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ये उसमें हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम ये 4 पॉइंट्स को ही इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये फिफ्थ वाला पॉइंट हम रेस्पिरेशन इन प्लांट के थ्रू कवर कर सकते हैं। अगर आपने पता है तो आप उसे इमेजिन करके चलना, और नहीं पता है तो फिर आप तब तक के लिए वेट करना, वो वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले हम पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करेंगे, उसके बाद ही हम इस पार्ट तक आएंगे। तब तक के लिए आप इसे याद रखना। ठीक है, एट द लास्ट पॉइंट क्या होता है? ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है सेल्स के द्वारा, वहाँ कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और CO2 रिलीज हो जाता है। बेसिकली ऑक्सीजन वहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन क्यों करवाता है? एनर्जी के लिए। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है अभी। ठीक है, तो अब ये पार्ट भी हमारा कवर होता है। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम डायरेक्टली मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये पार्ट बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसको समझोगे तभी आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ का एक्सपीरियंस हो सकेगा। आप एक्सपेरिमेंटली अगर उसे करोगे ना तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे रेदर देन उसे सिर्फ रट लेने से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। ब्रीदिंग के मेनली 2 स्टेजेस होते हैं। इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। इंस्पायरेशन क्या है? जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है? जो एल्वेलर एयर है हम उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एल्वेलर एयर कौन सी होगी? CO2 रिच एयर।
द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. अब जो ये मूवमेंट होता है गैसेस का, ये कैसे होता है? हमारी लंग्स के और एटमॉस्फेयर के बीच प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है. प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? एक डिफरेंस बन जाता है लंग्स और एयर के बीच, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है. Inspiration can occur if the pressure within the lung is less than the atmospheric pressure. अब इसका मतलब क्या है? इंस्पायरेशन तभी हो सकता है जब लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो. जब लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, दैट इज नोन एज नेगेटिव प्रेशर. उसे हम नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं. और जो प्रेशर लंग्स के बीच में होता है, दैट इज नोन एज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. ठीक है, इज दैट देर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में वो कम होता है. कम होता है मतलब कि नेगेटिव प्रेशर है. सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. एक्सपायरेशन कब होता है? जब देखो, अब इंस्पायरेशन कब हो रहा था? जब हमारे लंग्स के बीच में नेगेटिव प्रेशर था, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज़्यादा था और जो प्रेशर विद इन लंग्स है वो कम था. ठीक है, अब एक्सपायरेशन कब होगा? जब प्रेशर विद इन लंग्स ज़्यादा होगा और कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे कम होगा. द डायफ्राम आर द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स. अब जो डायफ्राम है, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स है जो कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन देम. देखो ये बात नहीं है, मतलब डायफ्राम जो है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल है. इसके अलावा जो रिब्स के बीच में एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो भी हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, और ये सारे ग्रेडियंट्स को जनरेट करने में मदद करती हैं. इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय contraction of the diaphragm which increase the volume of the thoracic chamber in the anteroposterior axis. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए. देखो क्या होता है ना, जब इंस्पायरेशन होता है तो इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन. इंस्पायरेशन होगा तो डायफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो वॉल्यूम है थोरैसिक चैम्बर का वो इंक्रीज हो जाएगा. एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस मतलब सामने और पीछे वाले एक्सिस को ऊपर करके. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. अब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, जो कि लिफ्ट अप करते हैं रिब्स एंड स्टर्नम, जिसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है थोरैसिक चैम्बर में डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, मतलब पीछे से आगे की तरफ. ठीक है, द ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम कॉज एन सिमिलर इंक्रीज इन द pulmonary वॉल्यूम. जैसे ही thoracic वॉल्यूम इंक्रीज होता है वैसे ही pulmonary वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, एन इंक्रीज इन द pulmonary वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. जो नेगेटिव प्रेशर था उसे वो डिक्रीज कर देता है टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देता है. which forces the air from outside to move into the lungs. जो कि एयर को outside to move into the lungs is that inspiration. और inspiration हो जाता है relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles. अब जब रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम में और इंटरकोस्टल मसल में, वो क्या करते हैं? रिटर्न द डायफ्राम एंड द स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन.
वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं और वहाँ पे रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब लंग्स के वॉल्यूम। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जिसके कारण इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है फिर से टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, कॉजिंग द एक्सप्लोजन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, जिसके कारण लंग से एयर बाहर निकल जाती है। इज दैट एक्सपायरेशन हो जाता है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन with the help of additional muscles in the abdomen। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की एबिलिटी हम और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस, जैसे कि एथलीट्स में भी होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो बहुत अच्छे से दौड़ पाते हैं और अपनी इंक्रीजिंग मतलब सांस लेने की एबिलिटी है जो बढ़ा लेते हैं। ये एडिशनल मसल्स जो कि एब्डोमेन में होते हैं ये मदद करती हैं, ठीक है। On an average, a healthy human breathes 12 to 16 times per minute, ठीक है। The volume of an air involved by breathing movement can be estimated by using a spirometer। अब किसी भी इंसान की ब्रीदिंग चेक करनी है, ठीक है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स चेक करने हैं, तो वो हम स्पायरोमीटर के थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जो कि हमें क्लिनिकल असेसमेंट में मदद करता है। अब देखो, अब तुम्हें ये दो डायग्राम दिख रहे होंगे तो मैं इसे समझाती हूँ। सबसे पहले ये वाला डायग्राम, ये है इंस्पायरेशन का डायग्राम। जब हम एटमॉस्फेरिक एयर अंदर लेते हैं तो वो एयर इधर पे ये एयर सैक में भरती है, मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, पहले तो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, फिर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आप खुद सांस लेके देखो, आपका चेस्ट अपवर्ड मूव करेगा, तो यहाँ लिखा है रिब्स एंड स्टर्नम रेज, ठीक है। आपका वेंट्रल साइड में रिब और स्टर्नम रेज हो जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इंक्रीज हो जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एयर है वो अंदर जा रही है, ठीक है, और रिब केज है वो भी अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये वाले डायग्राम पे आ जाते हैं। जब एयर बाहर जाती, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, अब ये एयर बाहर जा रही है, डायफ्राम क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होगा तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जो ये ऊपर की तरफ गया था, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गया था, अब ये वापस से यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये है डायग्राम का मतलब, ठीक है। जब ये डायग्राम आपको अगर क्वेश्चन पे आ जाए तो आप इसकी लेबलिंग्स पे ध्यान देना और मूवमेंट ऑफ एयर पे ध्यान देना, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का पता लग जाएगा। नेक्स्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम लर्न होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, वरना आप इसे सबसे पहले एक्सपीरियंस करके देखिए। सबसे पहले प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करिए, मैं जैसे जैसे बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप करके देखिए एक बार, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम को हम टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, जितना भी एयर हमने अंदर लिया या बाहर छोड़ा, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के थ्रू। जैसे कि अभी हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये टोटल कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 500 ml। इसे ही हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इज दैट अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है। एक जो हेल्दी मैन है वो इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है कितना? अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml एयर पर मिनट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं IRV से। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन।
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, ठीक है। सब हम सांस अंदर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि हम और कितनी ले सकते हैं। आप और कितनी ले सकते हो, लेके देखो एक बार, नॉर्मली लो और आप कितनी ले सकते हो, ठीक है। उससे ही हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो, पढ़ो इसे। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, ठीक है। ये एवरेज कितना होता है, 2500 ml टू 3000 ml, ठीक है। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आते हैं, ERV से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है। अब देखो, आप नॉर्मल सांस अंदर ले रहे हो और नॉर्मल सांस बाहर छोड़ रहे हो, बाहर छोड़ते में नॉर्मल, ठीक है। अब आप और कितनी बाहर छोड़ सकते हो, देखो नॉर्मली लो एक बार और फिर नॉर्मली छोड़ो, फिर और आप कितनी छोड़ सकते हो, ठीक है। फोर्स, आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो और बाहर निकालने के लिए, ठीक है। दिस एवरेज 1000 to 1100 ml, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसे हम आरवी से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज 1100 ml टू 1200 ml। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने फोर्सफुल एक्सपायरेट, हमने जितनी निकालनी थी निकाल दी। देखो, हमने नॉर्मल लिया सांस, दिस इज इंस्पायरेशन, नॉर्मल छोड़ा सांस, दैट इज एक्सपायरेशन। हमने और फोर्सफुली छोड़ा, दैट इज फोर्स, मतलब दैट इज एक्सटर्नल दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब उसके बाद जो अंदर एयर बच गई आपके बॉडी के, वो हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 ml से 1200 ml होती है। बाय एडिंग अप अ few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in the clinical diagnosis। अब जितने भी हमने मतलब वॉल्यूम्स पढ़े, उनको ऐड अप करेंगे अगर, तो हमें कैपेसिटीज मिल जाएगी। चलो अब हम कैपेसिटीज के बारे में पढ़ते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसे IC से रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब देखो, जो पूरा वॉल्यूम ऑफ एयर है पर्सन कैन इंस्पायर, कितना वो ले सकता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद वो कितनी एयर और अपने अंदर ले सकता है एट द एक्सटेंड। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो कितनी वो नॉर्मली लेगा, वो तो टीवी है, और कितनी अंदर ले सकता है, दैट इज IRV। हमने पीछे पढ़ के आए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब आते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में। जस्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का उल्टा है E, और इसे EC से रिप्रेजेंट किया जाता है। Total volume of air a person can expire after a normal inspiration. This includes tidal volume and expiratory reserve volume. देखो, TV और ERV, ठीक है, ये तो समझ ही गए होगे, और नहीं समझा तो कमेंट में भरना। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट will remain in the lungs after a normal expiration. Volume of air, जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि रिमेन रहेगा, मतलब कि रहेगा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। दिस इंक्लूड्स ERV प्लस RV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी VC से रिप्रेजेंट किया जाता है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड
ERV, TB and IRV, or the maximum volume of the air a person can breathe out after a forceful inspiration. देखो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया पढ़ के. वाइटल कैपेसिटी क्या समझता है आपको? मैक्सिमम वॉल्यूम जो आप अंदर ले सकते हो, ठीक है, और जो आप छोड़ सकते हो, और जो नॉर्मली ले सकते हो. ज़्यादा मैक्सिमम कितनी छोड़ सकते हो? ERV, ठीक है. नॉर्मली कितनी ले सकते हो और छोड़ सकते हो? TB. और नॉर्मली कितनी अंदर ले सकते हो? IRV, ठीक है. अब आते हैं टोटल लंग कैपेसिटी में, जिसे TLC बोलते हैं. टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है. फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, मतलब IRV के बाद आपके अंदर कितनी एयर पूरी बच जाती है वो बता रहा है टोटल लंग कैपेसिटी. दिस इंक्लूड्स RV, ERV, TB एंड IRV. और इसको ही हम वाइटल कैपेसिटी बोल सकते हैं. हम पीछे पढ़ के आए वाइटल कैपेसिटी क्या था? ERV, TB, IRV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम, अब एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसी कौन सी मतलब वॉल्यूम है जो कभी भी बाहर नहीं आती? दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम. क्यों? क्योंकि वो ERV के बाद भी हमारी बॉडी के अंदर बची हुई होती है. अब हम यहाँ आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर. एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस. एल्वुलाई प्राइमरी साइट होता है गैसेस एक्सचेंज का, हमने पढ़ रखा है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी गैसेस एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय अ सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मेनली ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर बेस्ड है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज, ठीक है. और ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है. solubility of the gas as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. अब कुछ important factors है जो कि affect करते हैं rate of diffusion में, जैसे कि हो गया हमारा thickness of membrane, membrane की कितनी thickness है और गैस की solubility कितनी है, ठीक है. The pressure contributed by an individual gas is a mixture of gases is called partial pressure and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. अब जो gases का mixture है, ठीक है, ये बताता है प्रेशर, ठीक है. प्रेशर किस गैस का कितना है? अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है हमारे ब्लड में, एल्वुलाई में, तो दैट इज नोन एज PO2 which is partial pressure of oxygen, and PCO2 which means partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in table 17.1, ये अभी हम देखेंगे, and in figure 17.3, ये भी हम अभी देखेंगे. The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to the blood and blood to tissue. Okay, हम देखते हैं अभी ये वाली टेबल देखते हैं हम 7.1, जो कि पार्शियल प्रेशर इन mmHg है of oxygen and carbon dioxide at different part involved in the diffusion is comparison to those in the atmosphere. अब देखो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है. अब सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन देखते हैं. ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 159 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 है. अब ये ह्यूमन के अंदर आ गए. एल्वुलाई में एयर का कंसंट्रेशन 104 है और एल्वुलाई में CO2 का कंसंट्रेशन 40 है. इसका मतलब 104 और 159 में से ज्यादा कंसंट्रेशन का एटमॉस्फेयर में है. तो एयर कहाँ से जाएगी? हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं. अब हम CO2 का कंसंट्रेशन देखेंगे, जो कि यहाँ एल्वुलाई में है 40 और
एटमॉस्फेयर में है 0.3, मतलब कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो कम है और एल्वलाई में ज़्यादा है, तो हायर टू लोअर जाएगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं। एल्वलाई में 1.104 है और ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब बहुत ही क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ CO2 है, इसका मतलब ये जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है CO2 के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसमें 40 कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का और एल्वलाई में 104 है, तो 104 से 40 मूव करेगा। अब यहाँ 45 है किसका, CO2 का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे 40 है, तो 45 से 40 मूव करेगा, हायर टू लोअर। अब इधर पे आते हैं। ठीक है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है जो वो 95 है। ठीक है, 95 से 40 जाएगा। 40 यहाँ क्यों हो गया, क्योंकि टिश्यूज ने यूटिलाइज कर लिया ऑक्सीजन, तो यहाँ 40 हो गया, और 95 जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन, तो हायर टू लोअर जाएगा। अब जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो टिश्यू में कैसा है, 45 है, तो 45 टू 40 जाएगा। ऐसे ये गैसेस का मतलब एक्सचेंज होता रहता है कंसंट्रेशन के बेसिस पर। अब यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, इसे भी समझ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पायरेशन हुआ, ये एक्सपायरेशन हुआ। ठीक है, एल्वुलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 40 mmHg। ठीक है, अब देखो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से आ रही है। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम इसको और डिटेल में कवर करेंगे सर्कुलेशन चैप्टर में, जो कि हमारा अगला चैप्टर है ऑलमोस्ट। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से CO2 आया, CO2 की कंसंट्रेशन इधर क्या है, 45 है और इधर पे 40 है, तो मतलब यहाँ का कंसंट्रेशन ज़्यादा और यहाँ का कम है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। देखो यहाँ पे एरो दिखा रखा है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे 104 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 40, मतलब 40। ठीक है, तो हायर से लोअर पे आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा हमारे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, पहले तो एट्रियम में आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, वेंट्रिकल के थ्रू ये सिस्टमैटिक आर्टरीज में जाएगा। सिस्टमैटिक आर्टरीज में अब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जो कि बढ़ गया, विच इज 95 mmHg, जो कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे 40 mmHg हो गया। वही मैं बता रही थी कि मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, वहाँ पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है इसलिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अगर CO2 ज़्यादा हो गया तो दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस पार्शियल प्रेशर का खेल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये आया टिश्यूज के पास, दीज आर बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज में अब जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 है और यहाँ पे 95 है, तो 95 से 40 मूव करेगा। अब CO2 का यहाँ पे कंसंट्रेशन 45 है, 45 से 40 मूव करेगा और ये सिस्टमेटिक वेन से चला जाएगा कहाँ पे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल एंड देन इट अगेन मूव टू द पल्मोनरी आर्टरी और दिस साइकिल कंटिन्यूज। और ये हमने पढ़ लिया इस डायग्राम को, और ये डायग्राम बहुत ही इजी है, इसे याद करना इजी है, बस इसको थोड़ा सा समझो। अब सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज अ प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक ग्रेडियंट CO2 के लिए भी प्रेजेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, इज दैट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वलाई। ठीक है, एज द solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than the O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is partial pressure is much higher compared to that of oxygen। अब इसका मतलब क्या है, जो solubility है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में।
ठीक है। तो अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से CO2 डिफ्यूज होता है, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। अब जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 मेजर लेयर से मिलकर बनी होती है। उसका नाम है थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, है एंडोथेलियम ऑफ द एल्वेलर कैपिलरीज, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उनके बीच में आती है, ठीक है। दिस इज ए सेलुलर basement substances composed of the thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cell of the capillaries in between them, उनके बीच में होती है, ठीक है। However, its total thickness is much less than millimeter, और इसकी total thickness millimeter से भी कम होती है। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of the oxygen from alveoli to tissues and that of the CO2 from the tissues to alveoli, ठीक है। ये सारे फैक्टर बहुत मैटर कर जाते हैं ऑक्सीजन और CO2 के डिफ्यूजन में, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में एयर अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, ये हमारा एल्वेलाई, और यहाँ पे मेम्ब्रेन्स बनाइए। तो जो ये सबसे पहली लेयर है, ये जो एल्वेलाई के बाहर वाली लेयर है, ये स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है। 1 सेल थिक है ये। अब इसके नीचे जो ये येलो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एंडोथेलियम कैपिलरी है, ठीक है। और ये एंडोथेलियम सेल्स हैं जो कि इसकी लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ एन एल्वेलस विथ पल्मोनरी कैपेसिटी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड लास्ट टॉपिक पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है देखा जाए तो, पर मैं इसे NCERT से कवर कर रही हूँ, तो ये वैसे भी आपको इजी लगेगा, बस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझनी पड़ेगी, और ये आपको आ जाएगा। चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ये हमने पढ़ रखा है। ब्लड एक मीडियम प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और CO2 की ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs इन द ब्लड। 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है RBCs के थ्रू, ठीक है। द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, और 3% जो बची हुई होती है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब हमने पहले कर ली ऑक्सीजन की बात। अब नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs। अब हमारी RBCs जो है वो 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करती हैं, whereas 70% ऑफ इट इज कैरिड आउट एज बाइकार्बोनेट, ठीक है। About 7% of CO2 is carried in a dissolved state through plasma। ये वाले पैराग्राफ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब डायरेक्ट ही पूछ लेता है, आपने ये बस याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBCs। RBCs में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट है जिसमें आयरन भी होता है, ओके। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकता है रिवर्सिबल मैनर में। रिवर्सिबल इसलिए बोला क्योंकि ये छोड़ भी देता है ऑक्सीजन को, मतलब डिसोसिएट भी हो जाता है और एसोसिएट भी कर देता है। जब इसका एसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ तो
it forms oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. हर हीमोग्लोबिन कैरी करता है 4 molecules of oxygen को. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. अब जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ आयन. ओके, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बाइंडिंग में अफेक्ट करते हैं. अब a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of the hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2 मतलब partial pressure of oxygen. एक sigmoid curve हमें मिलता है. ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है उठ के. sigmoid किस टाइप का कर्व दिखाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का. ठीक है, तो वो है हमारा sigmoid curve is obtained जब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. इस कर्व में दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और ये कर्व कहलाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व and is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of CO2, H+ concentration etc. ठीक है, ये सब इन सब की स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन. ठीक है, इन द एल्वेलाई वेयर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. अब जो एल्वेलाई में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ मतलब CO2 है, लेस H+ कंसंट्रेशन है, ठीक है, और लो टेम्परेचर है. तो जो ये सारे फैक्टर्स किसके लिए फेवरेबल हैं? द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ हो जाए, इन सब के लिए फेवरेबल है. ठीक है, जहाँ आप तो ये याद रखो कि जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है वहाँ एसिडिक मीडियम भी कम है. ठीक है, मतलब कि H+ आयन भी कम है, H+ आयन कम है, एसिडिक मीडियम भी कम है. ठीक है, तो वहाँ टेम्परेचर भी लो है. तो ये सारी चीज़ें किसको फेवर कर रही है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने को. ठीक है, वेयर एज इन द टिश्यू वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई H+ concentration and high temperature exists, the conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. अब एल्वेलर साइड पे देखा जाए, मतलब टिश्यू साइड पे देखा जाए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज़्यादा होते हैं, वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है. मतलब कि दिस इज favorable for the association of carbon dioxide with the hemoglobin, not oxygen with the hemoglobin. इसलिए ऑक्सीजन वहाँ पे छोड़ देता है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है और CO2 के साथ बाइंड हो जाता है. तो यहाँ यही बता रहा है, फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ठीक है, दिस clearly indicate that oxygen gets bound to hemoglobin. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाता है. ठीक है, in the lung surface and get dissociated at tissue level. ठीक है, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to tissue under normal physiological condition. हर 100 ml of blood, ठीक है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज तक डिलीवर करता है नॉर्मल कंडीशंस पे. अब हम आ जाते हैं लास्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ हम बाइंड कर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. इसमें अबाउट 20 to 25% ये चांसेस होते हैं इसकी बाइंडिंग के. ठीक है, ज़्यादातर दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2
partial pressure of oxygen is a major factor which could affect this binding. partial pressure of oxygen मेजर फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकती है CO2 की बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन. व्हेन partial pressure of CO2 is high and partial pressure of oxygen is low, मतलब कम होगा. as in the tissues more binding of carbon dioxide occur, whereas when the partial pressure of CO2 is low and partial pressure of oxygen is high, as in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from कार्बोनिनोहीमोग्लोबिन takes place. ठीक है, ये समझा ना क्या. ये पहले ही उसी की तरह है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा तो डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएंगे. इज दैट CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फॉर्म्स द टिश्यू इज डिलीवर्ड एज द एल्वेलाई. ठीक है, जो एल्वेलाई को डिलीवर होगा. RBCs कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम. RBCs के पास बहुत ही हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम होता है जो कि है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंड अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू. और ये थोड़ा सा प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है. दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ द डायरेक्शन. ये एंजाइम दोनों ही रिएक्शन को करवाता है, जैसे कि CO2 प्लस H2O. ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से H2CO3 बनाता है. H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से ही बाइकार्बोनेट और H प्लस आयन बनाता है. इन द सेम वे H प्लस और बाइकार्बोनेट को ये एसोसिएट करवा के H2CO3 बनवाता है. H2CO3 को डिसोसिएट करता है और CO2 प्लस H2O बनवाता है. ठीक है, एट द टिश्यू साइड, अब टिश्यू साइड के तरफ, वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो हाई है, ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म के थ्रू CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड. CO2 जो ब्लड में डिफ्यूज हो गया RBC एंड प्लाज्मा में फॉर्म्स क्या करता है, क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट और H प्लस बनाता है. एट द एल्वुलर साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो. अब जो एल्वुलर साइड में है पार्शियल प्रेशर CO2 का कम है. द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन. जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाता है टू फॉर्म CO2 एंड H2O. ठीक है, CO2 और H2O बनाने में. Thus CO2 trapped as a bicarbonate as the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. ठीक है, every 100 ml of oxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ रखा था कि 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन. हम यहाँ पढ़ रहे हैं 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना 4 ml ऑफ CO2 को डिलीवर करता है. अब यहाँ पे जो ये ग्राफ है इसे हम देखते हैं. दिस ग्राफ इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. देखो यही है सिग्मॉइड शेप. ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताया है mmHg में, और यहाँ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन बताया है. अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन. यस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम. अब देखो रेस्पिरेशन हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं. हमें कितनी सांस लेनी है, कितनी छोड़नी है, ये कौन बताएगा हमें, कौन बताएगा? जो हम वही पढ़ रहे हैं. मतलब ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू. बॉडी टिश्यू के हिसाब से हम रेस्पिरेशन करेंगे. दिस इज डन बाय अ न्यूरल सिस्टम. ये न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है. स्पेशलाइज्ड सेंटर्स जो कि नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द मेड्यूलर रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द ब्रेन में, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. इस
प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन। ये हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। पोन्स रीजन कहाँ है, मेडुलर रीजन कहाँ है, अगर आपने पता है तो वेल इनफ, पर नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड नीमोटॉक्सिक सेंटर, जिसे हम नीमोटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं, कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। न्यूरल सिग्नल इस सेंटर से अगर आए तो इसमें क्या होगा, ये रिड्यूस कर सकता है इंस्पायरेशन या ड्यूरेशन, देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और अल्टर कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है रेस्पिरेटरी रेट को। अब आते हैं, अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर। अब एक रिदमिक सेंटर के भी एडजेसेंट होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है, विच इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन के लिए। अगर हमारी बॉडी में CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो कीमोसेंसिटिव एरिया है जो कि रिदमिक सेंटर के जस्ट एडजेसेंट है, वो हाईली सेंसिटिव है, वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देगा और CO2 को बाहर रिलीज करवाएगा और इंस्पायरेशन इंक्रीज करवा देगा। जैसे यहाँ लिखा है, इंक्रीज इन these substances can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory process, by which these substances can be eliminated, ठीक है। receptors associated with aortic arch, अब ये हार्ट में है, अब रिसेप्टर्स होते हैं aortic arch और carotid artery में, also can recognize changes in the CO2 and H+ कंसंट्रेशन, ये भी कुछ रिकॉग्निशन करता है CO2 और H+ कंसंट्रेशन के लिए, और सेंड करता है न्यूरल सिग्नल्स टू द रिदमिक सेंटर फॉर रिमीडियल एक्शन, ठीक है। तो मेनली जो CO2 और H+ कंसंट्रेशन का मेन सेंटर कौन है, रिदमिक सेंटर है, जो कि हमारी इंस्पायरेशन की कैपेसिटी को बढ़वाएगा या घटवाएगा। द रोल ऑफ द ऑक्सीजन in the regulation of the respiratory rhythm center is quite insignificant। जो ऑक्सीजन का रोल है हमारे रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर में अभी तक ये क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कुछ उसका ऐसे प्रॉपरली नहीं है, मतलब हम ज़्यादातर मेनली रोल हम CO2 और H+ कंसंट्रेशन का देख रहे हैं, ऑक्सीजन का उतना नहीं है। तो ये वाली लाइन भी याद रखना, ये असर्शन रीजन में आ सकती है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन in the regulation of the respiratory rhythm is a quite insignificant। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, हमारे डिसऑर्डर्स के ऊपर। डिसऑर्डर्स बहुत ही आसान है, ठीक है। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहला आ जाता है अस्थमा। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉज वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हमने जो पहले पढ़ा रखा, उसी का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें सूजन आ जाए और वीजिंग साउंड आए, ठीक है, जिसके डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो, दैट इज अस्थमा। अब आते हैं एम्फाइसेमा में। एम्फाइसेमा इज अ कोरोनिक डिसऑर्डर। एम्फाइसेमा एक कोरोनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वुलर वॉल आर डैमेज, जिसमें एल्वुलर वॉल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज। अब वॉल्स ही डैमेज हो जाएंगी तो जो सर्फेस है रेस्पिरेशन का वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना, जिसके कारण डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग, और इसका एक मेजर कॉज है जो कि है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पे, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली those involve gritting or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanisms of the body cannot fully cope with the situation, ठीक है। long exposure can give rise to the inflammation leading to the fibrosis, ठीक है, proliferation of fibrous tissue and thus cause serious lung damage. Workers in the such industries should wear protective masks,
अब देखो, इसका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है। इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि स्टोन बनाने वाली, या तो कोई पत्थर वाली, या तो जहाँ पे बहुत ही हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोगों को, कुछ लोग मास्क पहन के काम करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो नहीं करते वो तो उस डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर ले लेते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी फुल्ली कोप अप नहीं कर पाती उस सिचुएशन से, और ज़्यादातर उसके कांटेक्ट में अगर रहेगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, जो कि फेब्रोसिस करवा सकता है। फेब्रोसिस में क्या होता है, जो अंदर फाइबर्स चले गए हैं, अब उसका प्रोलिफरेशन, मतलब कि उसको बढ़ा देता है टिश्यूज में, जो कि सीरियस डैमेजेस करवाता है। जैसे कि वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करते हैं, इसलिए उनको बहुत ही अच्छे प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए जब वो काम कर रहे हो, जिससे वो ये सारे डिसऑर्डर्स से बच सके। तो यहीं तक था हमारा चैप्टर। अब आप इसे और अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें, और जिसके कारण आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ये चैप्टर। और कोई भी आपको डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डालें, और कुछ वीडियो में कमी हो या तो फिर आपको लग रहा हो कि ये और नहीं अच्छे से समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या तो फिर आप मुझे ईमेल में डालें, तो फिर मैं उसे इम्प्रूव करूँगी। और मेरी इतनी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए बाय। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।